आईडीएफ हमास के खिलाफ युद्ध को आगे कैसे बढ़ा रहा है टीवी 9 की टीम को, इसके बारे में भी बताया गया। लेकिन सवाल वही है, 7 अक्टूबर से भी बड़े हमले को रोकने के लिए इजराइल ने क्या तैयारी की है। इजराइल की जनता और पूरी दुनिया ये जवाब जानना चाहती है, क्योंकि खुलासा ये भी हुआ है कि 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाके इजराइल में रासायनिक हथियार लेकर घुसे थे और उनके इरादे बहुत खतरनाक थे। और अभी भी कई हमास के लड़ाके या आतंकी इजराइल के अंदर मौजूद हैं। ये खुद इजराइल पुष्ट कर चुका है। Unequivocally, it's an entire nation out there. ये है इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हेरजोग। It's not true. This rhetoric about इन्होंने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में चौंकाने वाले खुलासे किए। वो खुलासा जानने के लिए आपको 7 अक्टूबर के दिन किबुत्ज के म्यूजिक फेस्टिवल पर किया गया हमास का ये हमला फिर से देखना होगा। हेरजोग का खुलासा ये है कि इस फेस्टिवल में कत्लेआम मचाने वाले हमास के मारे गए कई लड़ाकों के शवों से केमिकल वेपन बनाने का सामान बरामद हुआ था। इन सामानों में साइनाइड भी था। इजराइल के राष्ट्रपति ने बताया कि हमास लड़ाकों के पास से मिली सामग्री से पता चला कि उनके पास ऐसी डिवाइस बनाने के निर्देश थे जिसके जरिए वो बड़े स्तर पर साइनाइड को छोड़ सकते थे, और उनके पास से जो सामान मिले हैं उसका कनेक्शन अल-कायदा से है। राष्ट्रपति ने अपने इस दावे को सिद्ध करने के लिए मीडिया को कई कागज भी दिखाए। उनके अलावा ये खुलासा टॉप सीक्रेट इजरायली पेपर से भी हुआ, जिसमें इस बात का जिक्र है। इसके बाद इजराइल के विदेश मंत्री ने अपने दूतावासों को अलर्ट किया है और जनता की सुरक्षा को लेकर इजराइल सरकार और सेना पहले से ज्यादा सतर्क हो गई है। सवाल खड़ा यह होता है, केमिकल वॉरफेयर की टेक्नोलॉजी हमास को किसने दी? ईरान, चीन, नॉर्थ कोरिया, रूस या फिर किसी और? सीरिया ने। केमिकल वेपन गैस या लिक्विड का खतरनाक मिश्रण होता है। इसमें भारी तबाही मचाने की क्षमता होती है। इसकी चपेट में सिर्फ इंसान ही नहीं आता, बल्कि जीव जंतु और पूरा पर्यावरण आ जाता है। कुछ रासायनिक हथियार ऐसे होते हैं जिनमें इंसान का दम घोटने वाली रासायनिक गैस जैसे फॉस्जीन होती है। यह इंसान के फेफड़े और श्वसन तंत्र पर हमला करती है, जिससे पीड़ित व्यक्ति की सांस न ले पाने की वजह से मौत हो सकती है। कुछ रासायनिक हथियार जैसे मस्टर्ड गैस लोगों की त्वचा को जलाकर उन्हें नेत्रहीन तक कर देती है। इसीलिए केमिकल वेपन कन्वेंशन 1997 के तहत इनका जो प्रयोग है वो प्रतिबंधित है। जो जानकारी आ रही है, रूस समेत कई देशों ने इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं और दुनिया के 193 देश ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन यानी OPCW के सदस्य हैं। लेकिन ये सिर्फ दिखावटी कोशिशें हैं। हकीकत यह है कि इनका इस्तेमाल प्रथम विश्व युद्ध कोल्ड वॉर से लेकर अब तक जारी है। रूस यूक्रेन युद्ध में भी ऐसे आरोप लगते रहे और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक केमिकल वेपन के इस्तेमाल के अब तक 10 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। सोचिए, यही हथियार हमास के पास होने की बातें कही जा रही हैं, और अगर उसने इनका इस्तेमाल तेल अवीव पर किया तो इजराइल में होने वाली तबाही का अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन चिंताजनक बात यह है, हमास एक रोग ग्रुप है, एक टेररिस्ट ग्रुप कह सकते हैं आप, जिसको टेररिस्ट ग्रुप कहा नहीं जाता है ऑफिशियली शायद, लेकिन हमास एक डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन एरिया में केमिकल वेपन का अगर इस्तेमाल करे तो उसका परिणाम और घातक हो सकता है। सवाल यह है कि हमास को यह ताकत कहां से मिल रही है? क्या इसके पीछे ईरान है? क्योंकि वो लगातार इजराइल को धमकी दे रहा है, अमेरिका को चेतावनी दे रहा है, किसी भी समय युद्ध को भयानक मोड़ दे सकता है। इजराइल और अमेरिका भी उसे हद में रहने की वार्निंग दे रहे हैं, लेकिन तेहरान रुक नहीं रहा है और अब उसने हमास को इजराइल पर एक और बड़ा हमला करने के लिए उकसाया। गाजा में इजराइल के हवाई हमले बदस्तूर जारी हैं। हमास को इससे कितना नुकसान पहुंच रहा है कहना मुश्किल है, क्योंकि हमास के लड़ाके ज्यादातर बंकरों में छिपे हैं। लेकिन जनता
किस तरह इसका दंश झेल रही है, ये तस्वीर इसकी बानगी है। गाजा पट्टी में शेख रदवान इलाके में हर तरफ तबाही का मंजर है। सवाल है कि क्या हमास को या फिर ईरान को इससे कोई फर्क पड़ रहा है। ये सवाल इसलिए क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री ने इस बार हमास को इजराइल पर हमले के लिए उकसाया है। उन्होंने हमास और इस्लामिक जिहाद के लीडर्स से बात की और कहा कि इजराइल को दिया जा रहा जवाब जबरदस्त है। इजराइल शासन की सियासी और सुरक्षा संरचना ध्वस्त हो चुकी है और अब सिर्फ उसकी युद्ध मशीन ही नागरिकों के खिलाफ काम कर रही है। हमास और इस्लामिक जिहाद ने जवाब में भरोसा दिलाया कि वो इजराइल से युद्ध लड़ना जारी रखेंगे। ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे ईरान हमास से कह रहा हो कि अब सेना से ही निपटना बाकी रह गया है, लेकिन इसमें नुकसान सिर्फ गाजा की निर्दोष जनता का होगा। लेकिन ईरान को इसकी फिक्र कहां है। उसके रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के डिप्टी कमांडर अली फदावी ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए इजराइल पर अटैक की धमकी दे दी। कहा कि अगर जरूरी हुआ तो ईरान सीधे इजराइल के हाइफा में मिसाइल हमले करेगा। इजराइल के मंत्री निर बरकत ने जवाब में ईरान के अंदर घुसकर हमला करने की चेतावनी दी। ईरान को नक्शे से मिटा देने की कस्में खाईं। पेंटागन ने भी ईरान को वार्निंग दी। रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने तेहरान को चेताया कि उसने अगर युद्ध का फायदा उठाया तो अंजाम भुगतना होगा। ईरान को वार्निंग दी जा रही है, किसकी तरफ से? अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से। और ईरान क्या कर रहा है? ईरान खुद इस युद्ध में अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन हिजबुल्ला, हमास, ये सारे उसके मोहरे हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं। ईरान के पीछे कौन है, क्या यह आपको बताने की जरूरत है? और जो ईरान के पीछे है, क्या ईरान में अब वो खुद नहीं आ चुके हैं? आप समझे मैं क्या कह रहा हूं? सरगेई लैवरोव इस वक्त ईरान में मौजूद हैं, यह कहा जा रहा है। क्यों इस टाइम पर ये यहां पर आए हैं? आर्मेनिया, अजरबैजान तो शायद बहाना है, किसी और को सबक सिखाना है, ऐसा विशेषज्ञ कहते हैं।